हाँ, तो अगला टॉपिक हमारा क्या था? संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से न्यूटन की गति के तृतीय नियम की उत्पत्ति है ना। तो ऐसा बाहर चले गए। तो माना कि दो वस्तुएं ए और बी हैं। क्या लिखोगे? माना कि दो वस्तुएं ए और बी हैं, एक ही दिशा में गति कर रही हैं, ठीक है, और इनका टकराने से पूर्व संवेग कितना है? p1 है। और टक्कर के बाद बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है? p1 है। एंड आफ्टर कोलिजन इनका मोमेंटम कितना है? p2 है रिस्पेक्टली, ठीक है। टकराने से पूर्व इनका संवेग p1, टकराने के बाद इनका संवेग p2 है रिस्पेक्टली। दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर है ना। जब वे टकराती हैं एक दूसरे से तो इनके क्या होते हैं? संवेग में परिवर्तन हो जाता है। तो संघट से पूर्व इनके संवेग p1 है, संघट के पश्चात उनके वेग है ना कितना हो जाता है? डेल p1 और डेल t हो जाता है। बिफोर कोलिजन टू ऑब्जेक्ट A एंड B, बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है? कितना हो जाएगा? p1 एंड p2, ठीक है। A का p1 और B का p2। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम डेल p1 किसका? A का, और डेल p2 किसका? B का, ठीक है। ठीक है, क्या बोले अपन? लेट देयर लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन बी p1 एंड p2 एंड लेट देयर लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन p1 एंड p2 रिस्पेक्टली दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर। दे एक दूसरे से संघट करते हैं, टकराते हैं। विच प्रोड्यूस चेंज लीनियर मोमेंटम डेल p1 और डेल p2। टकराने के पहले संवेग p1 p2 था और टकराने के पश्चात उनके संवेग कितना हो गया? p2 और p2 डेल p1 डेल p2, ठीक है। संघट के पश्चात उसके संवेगों में क्रमशः कितना होता है? डेल p1 और डेल p2 में परिवर्तन हो जाता है। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, रैखिक संवेग संरक्षण के नियम से यदि हम बाह्य बल की अनुपस्थिति में उनका क्या होता है? क्या संरक्षित रहेगा संवेग? हम जानते हैं यदि बाह्य बल ना लग रहा हो, बाह्य बल की अनुपस्थिति में उनका रैखिक संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। अर्थात क्या देख रहे हैं हम? इनके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि इनमें बाह्य बल नहीं लग रहा है तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में इनका संवेग नियत रहता है, अर्थात संवेग में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो लिखोगे क्या? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, when no external force is applied, the momentum of a system remains constant, means does not change, ठीक है। तो डेल p1 आफ्टर कोलिजन, ठीक है, द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑब्जेक्ट ए एंड बी कंजर्व डेल p1 इक्वल टू डेल p2। तो इनको हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। डेल p1 इज इक्वल टू माइनस डेल p2। अब डिवाइडेड बाय डेल t बोथ साइड। तो डेल p1 अपॉन डेल t इक्वल टू डेल p2 अपॉन डेल t। दोनों तो हम क्या किए? फोर्स एक्सर्टेड ऑन। अब एक चीज हमको बताओ, ये क्या दे रहा है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल p2 अपॉन डेल t ये क्या बोल रहा है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन b बाय a, है ना, क्लियर? तो डेल p1 अपॉन डेल t ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ लिख देते हैं, डेल p1 अपॉन डेल t ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा? और डेल p2 अपॉन डेल t, चलिए सोचिए इसको क्या होगा? डेल p1 अपॉन डेल t, व्हाट? डेल p1 अपॉन डेल t इज इक्वल टू एफ ए बी, ठीक है। ये क्या होगा? एक्सर्ट फोर्स,
ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट बी बाय ए ऑन वन, बी द्वारा ए पर लगाया गया बल, और ये क्या हो जाएगा, एफ बी ए, ये हो गया फोर्स एक्सर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ए ऑन बी। ठीक है, ये डेल पी वन अपॉन डेल टी जो निकला है, ऑब्जेक्ट बी का ए पर लगाया गया बल, और डेल पी टू अपॉन डेल टी है ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन निकला है इसको हम यहाँ पुट करेंगे, तो डेल पी वन अपॉन डेल टी क्या है, एफ ए बी, बी का ए पर लगाया गया बल, ठीक है, और ये क्या होगा, एफ बी ए का बी पर लगाया गया बल। इट इज क्लियर दैट इज एक्शन, ये हो गया एक्शन, ठीक है, और ये क्या हो गया, रिएक्शन। ठीक है, दिस इज एक्शंस एंड रिएक्शंस। दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन। अब इसका कुछ हम नोट लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिख ली कुछ नोट। क्लियर हुआ ये, एक बार और रिफ्रेश करते हैं, लेकिन अपने पास टाइम है तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए नोट देख लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, क्या कर रहे हैं, ये क्या क्या मोशंस कर रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, ठीक है, मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विथ कोलाइड ईच अदर बिफोर कोलिजन, इनके संवेग कितना पी एन वेक्टर, आफ्टर कोलिजन के संवेग परिवर्तन डेल पी वन अपॉन डेल टी हो जाता है। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में इन पर संवेग संरक्षित रहता है, तो डेल पी वन हमने संवेग में परिवर्तन नहीं होता है, तो डेल पी वन प्लस डेल पी टू इक्वल जीरो, निगेटिव कर दिए, डेल टी से अप्लाइड कर दिए, और अप्लाइड करने के बाद हमको क्या कंडीशन निकलता है कि ये डेल पी वन बाई डेल टू क्या होगा, बी द्वारा ए पर लगाया गया बल, और डेल पी टू अपॉन डेल टी ए द्वारा बी पर लगाया गया बल के बाद हमको ये निकलता है, रखते हैं मान इस पर, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स आता है। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट लिख लीजिए। न्यूटन ने द्वितीय नियम को गति का, न्यूटन ने जो था पहला क्या था, द्वितीय नियम को ही गति का वास्तविक नियम दिया था, क्योंकि इस नियम की सहायता से, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, सेकंड लॉ मोशन, इसी को ही रियल नियम दिया था, क्योंकि इस नियम की सहायता से हम क्या करते हैं, प्रथम नियम द्वितीय नियम को, ठीक है, द्वितीय नियम को ही क्या किया था, और रियल नियम दिया था, क्योंकि इस नियम की सहायता से हम फर्स्ट एंड थर्ड लॉ को क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं, माने सेकंड नियम की सहायता से हम फर्स्ट और थर्ड को व्युत्पन्न कर सकते हैं। नोट दिस पॉइंट, है ना। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन, क्या बोला था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज वी कैन प्रूव न्यूटन्स फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ दिस लॉज। ठीक है, तो सेकंड नियम को ही उन्होंने क्या किया था, रियल माना था, क्योंकि इस नियम की सहायता से ही क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट और थर्ड लॉ को क्या कर सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं। अब देखिए रैखिक संवेग संरक्षण के एक नियम का उपयोग करते हैं, फिर आज की टॉपिक खत्म करके हम अगला टॉपिक, है ना, अगली क्लास में चालू करेंगे। रैखिक संवेग संरक्षण के कुछ उपयोग हैं, उपयोग क्या लिखोगे, यूजेज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या लिखोगे, यूजेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूटन नियम। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। Applications, the law of conservation of linear momentum। देखिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, इसलिए आपसे बोलता हूँ इसको लाइक कीजिए। एप्लीकेशंस, रिकॉल ऑफ गन,
ठीक है, रिकॉल ऑफ द गन। जैसे गन, जब ऐसे गन हम मारते हैं, गोली फायर करते हैं तो चलाने वाले को पीछे की ओर झटका लगता है। इसी को हम देखेंगे बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग। माना, अब देखिए लिखिए, माना कि मास ऑफ गन, इसका लेते हैं हम मास ऑफ बुलेट, कितना लेते हैं m, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ गन कितना लेते हैं, कैपिटल V, एंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, स्मॉल v। बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M, गोली का द्रव्यमान स्मॉल m। बंदूक का वेग कैपिटल M और गोली का वेग, बुलेट का वेग स्मॉल v, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या कि माना कि m द्रव्यमान के बंदूक से m द्रव्यमान की गोली v वेग से दागी जाती है। कैपिटल M द्रव्यमान के बंदूक से स्मॉल m द्रव्यमान की गोली कैपिटल V वेग से दागी जाती है। तो बंदूक पीछे की ओर, प्रतिक्षिप्त वेग कैपिटल वेग है, तो बंदूक को पीछे की ओर रिकॉल, मैंने पीछे की ओर एक वेग मिलता है जो कैपिटल V होता है। लेट m बी द मास ऑफ गन, क्या लिखोगे, लेट कैपिटल M बी द मास ऑफ गन एंड स्मॉल m बी द मास ऑफ बुलेट, ठीक है। इनिशियली बॉथ ऑफ रेस है, देखिए बंदूक में जो गोली भरते हैं और दागने, फायर से पूर्व दोनों क्या होते हैं, रेस्ट फॉर्म में रहते हैं। सो द लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन बिफोर फायरिंग भी जीरो। जब गोली फायरिंग करते हैं, फायरिंग करने से पहले दोनों बंदूक और गोली जिसके द्रव्यमान कैपिटल है, मिसा दोनों रेस्ट फॉर्म में रहते हैं, तो दागने से पूर्व उनका रैखिक समय क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो गोली दागने के पूर्व बंदूक गोली का निकाय का रैखिक समय 0 था, क्योंकि दोनों रेस्ट फॉर्म में थे। हैंस मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, हैंस लिखोगे मोमेंटम ऑफ सिस्टम, हैंस द मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग बी 0। दागे जाने से पूर्व बंदूक और गोली दोनों का संवेग क्या था, 0 था। हैंस मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर फायरिंग है ना 0, ठीक है। अब दागे जाने के बाद है ना, आफ्टर फायरिंग, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, माने कि गन प्लस बुलेट कितना हो जाएगा, mv मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट। एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ हाँ कल मैं नहीं आऊंगी, पढ़ा रहा हूँ बाद में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बिफोर फायरिंग टू आफ्टर फायरिंग, 0 इक्वल टू mv प्लस mv, ठीक है, क्लियर। तो हो जाएगा माइनस mv इक्वल टू mv, तो माइनस mv अपॉन कैपिटल M इक्वल टू v, ठीक है। ये हमको निकल गया। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट द डायरेक्शन ऑफ v एंड v आर द अपोजिट। ये निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट द
डायरेक्शन ऑफ V एंड V आर अपोजिट। ऋणात्मक चिन्ह यह व्यक्त करता है कि बुलेट का वेग और गन का वेग दोनों विपरीत दिशा में है। Thus the gunner experience backward on firing the इसलिए जो बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर झटका लेता है। ठीक है, इट मीन्स दैट M is greater than M, then V is ठीक है, क्लियर हुआ ये? शुरू से सुन लीजिए। दागने से पूर्व बंदूक और गोली दोनों क्या होता है, रेस्ट फॉर्म में था, विश्राम अवस्था में था। इनके दागने से पूर्व इनका रैखिक संवेग 0 था। दागने के पश्चात इनका रैखिक संवेग कितना होगा, बंदूक प्लस गोली का संवेग। तो यहाँ पर लिखाएंगे हम रैखिक संवेग संरक्षण के नियम से दागने के पूर्व संवेग, गोली फायरिंग से पूर्व और फायरिंग के बाद। निकालने के बाद हम ये क्या निकाल दिए, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। तो आज के लिए हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे रॉकेट प्रपल्जन्स का, रॉकेट नोदन को देखेंगे। तो आपसे यही उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम जल्दी से जल्दी इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में फ़ायदा हो और इसका रिवीजन करके आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।